नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे घर पे। मैं निशांत गोयल आप सभी का वेज स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे एमएस एक्सेल और एमएस एक्सेल के अंदर हमने लास्ट क्लास से पढ़ा था फंक्शन से रिलेटेड। हम कुछ काम कर रहे थे। फंक्शन होते हैं एमएस एक्सेल के अंदर, प्री डिफाइंस होते हैं। जो फंक्शन जो होते हैं वो प्री डिफाइन होते हैं। उसके अंदर हमने कुछ फंक्शंस किए थे। मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूं। हमने एक पढ़ा था फंक्शन सम, वैल्यूज का सम करने के लिए, प्रोडक्ट, वैल्यूज का मल्टीप्लाई करने के लिए। फिर हमने पढ़ा था एवरेज, औसत मान ज्ञात करने के लिए। मैक्सिमम पढ़ा था सबसे बड़े नंबर को फाइंड करने के लिए। मिनिमम सबसे छोटे नंबर को फाइंड करने के लिए। काउंट पढ़ा था हमने, जो हमने वैल्यूज दी हैं, नंबर्स दिए हैं, उनको काउंट करने के लिए। नाउ पढ़ा था हमने करंट डेट और टाइम को शो करवाने के लिए, इंसर्ट करने के लिए। टुडे करंट डेट को इंसर्ट करवाने के लिए। पावर पढ़ा था हमने, पावर किसी भी नंबर की वैल्यू की पावर फाइंड करने के लिए, उसकी घात ज्ञात करने के लिए। पावर आपको बताया था मैंने, नंबर लिखते हैं उसकी पावर फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट था स्क्वायर रूट, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। कोई आपने नंबर लिखा है, उसका आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। एक हमने देखा था इंटीजर, इंटीजर विदाउट डेसिमल वाली वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए। ये हमने पढ़े थे कुछ। इससे पहले हमने रो के बारे में पढ़ा, कॉलम के बारे में पढ़ा। थोड़ा बैक का से बता रहा हूं तो कुछ बच्चे नए हों तो उनको पता लग जाए कि क्या क्या हो चुका है। अदरवाइज आप प्ले स्टोर से जाकर आप वीडियो देख सकते हो पुराने वाली। तो सम हमने पढ़ा था टोटल करने के लिए, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए, एवरेज औसत मान ज्ञात करने के लिए, मैक्सिमम सबसे बड़े नंबर को फाइंड करने के लिए, मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू को फाइंड करने के लिए, काउंट दिए गए वैल्यूज को काउंट करने के लिए, नाउ करंट डेट और टाइम को इंसर्ट करने के लिए, टुडे करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए, पावर का यूज करते हैं घात ज्ञात करने के लिए, स्क्वायर रूट वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, और इंटीजर विदाउट डेसिमल वाली वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे हम फंक्शन देखते हैं, कंटिन्यू। और कौन कौन से फंक्शन हैं हमारे। नेक्स्ट आता है उसके बाद हमारा अपर। नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा अपर। एक होता है अपर केस और एक होता है लोअर केस। अपर का मतलब होता है इस फंक्शन का यूज इस फंक्शन का यूज टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए। जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे उसको ये स्मॉल लेटर में लिखेंगे, तो स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में, मतलब लोअर केस से अपर केस में चेंज करने के लिए। एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैं लिखा इक्वल टू अपर, और यहां पे मैं लिखा टेक्स्ट। टेक्स्ट में मैं लिखा जैसे NIS। हमेशा ध्यान रखना, टेक्स्ट जो होता है वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना है। अपनी जो टेक्स्ट है हमेशा वो डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। अब इसमें सारे कैरेक्टर्स कैसे हैं, स्मॉल लेटर्स में। जैसे ही हम एंटर करेंगे कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा। तो समझ में आया आपको। अपर केस, इस फंक्शन का यूज टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए या अपर केस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अपर लिखा हमने। टेक्स्ट हमेशा डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। जो भी टेक्स्ट लिखा होगा स्मॉल लेटर्स में लिखा है, इसे कैपिटल लेटर्स में क्या कर देगा, ये चेंज कर देगा।
क्लियर है? इसी का फिर एक छोटा भाई है लोअर, बिल्कुल ऑपोजिट काम करेगा। अपर का मतलब क्या होता है कि स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर्स में, और लोअर का मतलब क्या होगा, कैपिटल से स्मॉल लेटर में। तो देख लीजिए, इस फंक्शन का यूज टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आपने स्मॉल लेटर लिखे हैं उसे ये कैपिटल में चेंज कर देगा। इसका एग्जांपल यहां लिख देता हूं मैं, इक्वल टू लोअर, आपने यहां लिखा कैपिटल लेटर्स में लिखा है, जैसे एंटर करोगे हमारे सामने स्मॉल लेटर्स के अंदर ये दे देगा। क्लियर हुई चीज आपको? अपर केस स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर्स में, और लोअर केस कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर में चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे फंक्शन इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, वही सारे फंक्शंस मैं आपको करवा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट आता है उसके बाद लेंथ। नेक्स्ट आता है उसके बाद फंक्शन का नाम लेंथ। क्या यूज होता है इस फंक्शन का यूज? किस लिए करते हैं? दिए गए टेक्स्ट में से कैरेक्टर को काउंट करने के लिए। कल हमने पढ़ा था नंबर्स को, वैल्यूज जो हमने लिखी थी, कल हमने एक देखा था फंक्शन था काउंट। मैंने लिखा था इक्वल टू काउंट, मैंने लिखा 5 1 5 3 9 2 7। तो ये हमें उन नंबर्स को काउंट करके दे देता था। कितने नंबर से? 1 2 3 4 5 6। तो हमें नंबर्स को काउंट कर कर ये हमें बता देता था। लेकिन जो लेंथ है, इस फंक्शन का यूज किससे करते हैं? टेक्स्ट के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं उनको काउंट करने के लिए। एग्जांपल से समझते हैं। इक्वल टू लेंथ, आपने इसके अंदर लिखना है टेक्स्ट। मैंने लिखा जैसे कंप्यूटर। अब कितने कैरेक्टर इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो काउंट करके बता देगा 8 कैरेक्टर है इसमें। समझ आया साथियों इतना आपको? तो लेंथ होता है दिए गए टेक्स्ट में से कैरेक्टर्स को काउंट करने के लिए, ठीक है। और काउंट होता है न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करने के लिए। चीज याद रखना, कंपैरिजन है, भूल मत जाना। और टेक्स्ट हमेशा किसमें लिखते हैं? डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाता है। जितने कैरेक्टर आप इसमें लिखोगे उसको क्या कर देगा? काउंट करके बता देगा। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट फंक्शन आता है उसके बाद। आपको मैंने एक फंक्शन कराया था सम, काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपको था। सम करवाया था, इसमें क्या किया था मैंने? इक्वल टू सम लिखा था, और मैंने लिखा 5 10 15 5 20। एंटर करते थे, इसका रिजल्ट आ जाता था 15 15 30 50 55। ये सभी को पता है सम फंक्शन का यूज क्या है। एक इसी के साथ फंक्शन होता है सम इफ। इसका यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू का सम करने के लिए। जो हमने रेंज दी हुई है उस रेंज में से किसी पर्टिकुलर नंबर का सम करने के लिए। जैसे मैंने लिखा इक्वल टू सम इफ, इसे मैं लिखा 5 10 15 20 5 9
5 पर्टिकुलर वैल्यू का सम करने के लिए। मतलब क्या है, मैंने एक रेंज लगा दी, रेंज के बाद मैं लिखा सेमीकोलन लगाकर कि मुझे इस रेंज के अंदर ओनली फॉर जहां पर 5 आया ना जितनी बार भी, उसी का क्या करना है, टोटल करना है। तो इसमें 5 कितनी बार आया, 1 टाइम और 2 टाइम और 3 टाइम, तो ये सिर्फ 5 का ही क्या करेगा, टोटल करेगा। दोबारा फिर सुन लीजिए इस फंक्शन को। मैंने लिखा इक्वल टू सम 5 10 9 5 3 1 5 2 ये एक मैंने रेंज दे दी कि इस रेंज के अंदर ये देखो सम है तो इसके अंदर सभी का सम करेगा। अगर मैंने ये नहीं लिखा, अगर मैंने सम लगाया है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज है सभी का क्या करेगा, सम करेगा। लेकिन मैंने फंक्शन से पहले ये लिख दिया सम इफ, तो इसके अंदर रेंज के अंदर मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे इस रेंज के अंदर पर्टिकुलर कौन से नंबर का सम करना है। तो जो मैंने रेंज दे दी या नंबर दे दिए, सेमीकोलन लगाने के बाद मैंने लिखा 5 कि इस रेंज में जितनी बार भी 5 आया ना सिर्फ उसी का टोटल होना चाहिए। तो 5 + 5 10 + 5 15, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 15। और अगर मैं इसको ऐसे करता हूं सम 5 + 10 9 5 3 1 5 2, तो ये कितना हो जाएगा, 15 और 24 15 24 29 30 33 35 और 40, सही है क्या टोटल, देख लेना, दोबारा देख लीजिए। सम का मतलब होता है जितने नंबर लिखे हैं उन सभी का ये सम कर कर हमें देगा। सम इफ का मतलब होता है कि उस रेंज में से किसी पर्टिकुलर नंबर का सम करना है तो सिर्फ उसी का सम कर कर ये हमें देगा। समझ आई आपको ये दोनों चीज, कंफ्यूज मत होना। सम का मतलब होता है टोटल रेंज का सॉरी दी गई रेंज का टोटल करने के लिए, सारी रेंज का। और सम इफ का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर नंबर का सम करने के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया 10, अब इस रेंज के अंदर मान लीजिए मुझे 10 का टोटल करना है। यहां पे लिखना पड़ेगा आपको, रेंज के बाद बताना पड़ेगा कि मुझे उस रेंज में से, उस नंबर में से, उस वैल्यूज में से कौन से नंबर का टोटल करना है। तो मैंने लिखा 10, तो इसमें जितनी बार भी 10 आया है, कितनी बार आया है, 1 टाइम और 2 टाइम, क्या कर देगा, रिजल्ट आ जाएगा हमारे सामने 10 + 10 20 आ जाएगा। समझ आया आपको ये सम इफ फंक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है ये फंक्शन भी। और सम सभी वैल्यूज का, सम इफ पर्टिकुलर किसी एक नंबर का सम करने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसी तरह एक और फंक्शन होता है, एक आपको फंक्शन और बताया था मैंने, काउंट। काउंट क्या करता है, जो भी वैल्यू लिखी होती है ब्रैकेट के अंदर उन सभी का काउंट करने के लिए। जैसे मैं लिखा इक्वल टू काउंट, तो मैंने लिखा जैसे नंबर लिखे कुछ, काउंट क्या करेगा, इन नंबर्स को काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर आ जाएगा हमारे सामने 8, सही है। और एक होता है काउंट इफ, एक होता है काउंट इफ, वही बात आ गई, काउंट में सभी नंबर्स को काउंट करेगा और काउंट इफ के अंदर किसी पर्टिकुलर नंबर को काउंट करने के लिए। इक्वल टू मैंने लिखा काउंट इफ, इसे मैंने वही रेंज दे दी, मान लीजिए 5 39 5 4 16 5 9 एंड 2।
लिख दिया। अब इसमें काउंट करते सभी का आ जाए, लेकिन मुझे सभी का काउंट नहीं करना, मुझे सिर्फ इस रेंज में से, इस वैल्यूज में से ओनली फॉर 5 को क्या करना है, काउंट करना है। तो सेमीकोलन लगाकर लिखना है, कोमा लगाओगे तो मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। सेमीकोलन लगाने के बाद 5 लिखना है। अब इस रेंज में 5 कितनी बार आया है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि सम, सभी वैल्यूज का सम करने के लिए, सम इफ दी गई रेंज में से पर्टिकुलर नंबर का सम करने के लिए, काउंट सभी वैल्यूज को काउंट करने के लिए, काउंट इफ दी गई रेंज में से पर्टिकुलर नंबर को काउंट करने के लिए। कंफ्यूज मत होना, दोनों के अंदर बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज की। मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूं, रेंज। जैसे ये मैं आपको एक एक्सेल की शीट बताता हूं, ये एक एक्सेल की आपकी शीट है, ये एक्सेल की शीट है। यहां पे मैंने बताया था क्या होते हैं, ये कॉलम्स होते हैं जो क्या होते हैं, विड्थ के अकॉर्डिंग होते हैं। जो वर्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या है, हमारी रो है। तो ये है हॉरिजॉन्टल है, और ये हमारी क्या है, वर्टिकल है। तो वर्टिकल हमारे क्या कहलाते हैं, कॉलम, और हॉरिजॉन्टल हमारी क्या कहलाती है, रो कहलाती है। क्लियर सभी को ये चीज। ये हमारे कॉलम है ए बी सी डी ई एफ जी, कंटिन्यू चलते रहते हैं, ये आपको बताया था मैंने। और लास्ट जो होता है इसका एड्रेस होता है, अगर वर्जन है 2007 का तो होता है XFD, और या लास्ट कॉलम कौन सा होता है, 16,384, 16,384। ये है हमारी रो, ये फर्स्ट नंबर रो, ये सेकंड नंबर रो, थर्ड, 4, 5, 6, 7, ये चलती रहती है बार बार। और ये कहां तक चलती है, कंटिन्यू। 10,48,576 क्या होती है, रो होती हैं, एंड 16,384 क्या होती हैं, कॉलम्स होते हैं। क्लियर आपको ये चीज। और आपको बताया था रो और कॉलम्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और एक्सेल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सेल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वो होती है सेल होती है। ध्यान रखना, सबसे छोटी यूनिट होती है एक्सेल की, सेल होती है। अब जो भी हम डाटा लिखते हैं वो कहां पर लिखते हैं, हम सेल के अंदर लिखते हैं। और हर सेल का अपना होता है एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, जिससे उसकी पहचान क्या होती है, जानी जाती है। अब ये जो सेल है, इसका जो एड्रेस है, इसका एड्रेस क्या है, B4 है। इसका एड्रेस क्या है, B4 है। क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन था कि जो सेल का एड्रेस है, मान लीजिए आपने, सेल तो काफी सारी सेल है, हजारों लाखों सेल है, करोड़ों सेल है, ये करोड़ों सेल के अंदर आप काम तो किसी एक सेल में ही करोगे ना। मान लीजिए आप इस सेल पे क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, काफी सारी सेल हैं, उन सेल में से अगर किसी एक सेल पे आप काम कर रहे हो, तो जिस सेल पर आप काम कर रहे हो उस सेल को क्या कहते हैं, एक्टिव सेल कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसे, एक्टिव सेल कहा जाता है। तो एक्टिव सेल किसे कहा जाता है, जिस सेल पर आप क्या कर रहे हो, परफॉर्मेंस कर रहे हो, वर्किंग कर रहे हो, काम कर रहे हो, उस सेल को क्या कहा जाता है, एक्टिव सेल कहा जाता है। छोटे छोटे टर्म्स है, एग्जाम में पूछा गया था कि आपका कर्सर मान लीजिए इस सेल पर है, ठीक है, आप ये सेल पर आपका काम कर रहे हो, तो इस सेल को क्या कहेंगे, काफी सारी सेल में से जिस सेल पर आप काम कर रहे हो उस सेल को क्या कहते हैं, एक्टिव सेल कहते हैं। ध्यान रखना ये चीज। अब ये सेल का एड्रेस होता है। अब आता है कि सेल का एड्रेस कहां पर शो होता है। सेल का जो एड्रेस होता है, मुझे क्या पता इसका क्या एड्रेस है, क्या एड्रेस नहीं है, लेकिन जो सेल का एड्रेस है क्या है, D5 है। सेल का जो एड्रेस है वो MS एक्सेल के अंदर जो वर्क बुक होती है उसके अंदर कहां पर शो होता है,
तो सेल का जो एड्रेस होता है, सेल एड्रेस कहां पर शो होता है, कहां पर शो होता है? तो सेल का जो एड्रेस है वो शो होता है हमारा नेम बॉक्स के अंदर। ध्यान रखना है, कहां पर शो होता है? नेम बॉक्स के अंदर शो होता है। ये इसके ऊपर यहां पर होता है एक नेम बॉक्स और इसके साथ में होता है एक फॉर्मूला बार। पढ़ेंगे उसके बारे में भी, फॉर्मूला बार के बारे में। तो जो सेल का एड्रेस होता है वो कहां पर शो होता है? इसके ऊपर होती है एक नेम बॉक्स होता है, वहां पर क्या शो होता है? उस पर्टिकुलर सेल का एड्रेस शो होता है। कौन सी पर्टिकुलर एड्रेस का? जो सेल क्या है? एक्टिव सेल है। मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूं, एमएस एक्सेल के अंदर जो हाइट के अकॉर्डिंग है वो होती है रो, और जो विड्थ के अकॉर्डिंग है इन्हें कहते हैं कॉलम। क्लियर ये चीज आपको? रो एंड कॉलम से मिलकर क्या बनता है, या रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। एक एक्सेल की शीट के अंदर बहुत सारी क्या होती है? सेल्स होती है, सेल होती है। अब उन सेल के अंदर काम किसी एक सेल पे करते हैं। जिस सेल पे हम काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, उस सेल को क्या कहा जाता है? एक्टिव सेल कहा जाता है। जिस सेल पर हम काम कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? एक्टिव सेल कहते हैं। जिस पर हम काम कर रहे हैं उस सेल को क्या कहते हैं? एक्टिव सेल कहते हैं। जिस सेल पर हम वर्किंग कर रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं, उस सेल को क्या कहा जाता है? एक्टिव सेल कहा जाता है। जो सेल हमारा एक्टिव है उसका पर्टिकुलर क्या होता है? एक एड्रेस होता है, जिसे जाना जाता है सेल एड्रेस के नाम से जाना जाता है। और सेल एड्रेस में हमेशा पहले क्या लिखते हैं? कॉलम का एड्रेस, फिर लिखते हैं रो का एड्रेस। जो सेल का एड्रेस है वो कहां पर शो होता है कि हमारी कौन सी सेल एक्टिव है? एक्टिव सेल का एड्रेस कहां पर शो होता है? नेम बॉक्स में शो होता है। एक्टिव सेल का एड्रेस कहां शो होता है? नेम बॉक्स में शो होता है। एक्टिव सेल का एड्रेस कहां शो होता है साथियों? नेम बॉक्स के अंदर शो होता है। क्लियर? आपको यहां तक चीज समझ में आई होगी। और एक्सेल के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एक्सेल की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो वो होती है सेल होती है। सेल के अंदर हम क्या लिखते हैं? टेक्स्ट भी लिखते हैं, और सेल के अंदर हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिखते हैं। तो सेल के अंदर जो टेक्स्ट है वो हमेशा, या टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो कौन सा होता है? वो होता है लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। हमेशा जो टेक्स्ट लिखोगे वो लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, और न्यूमेरिक जो डाटा होता है, जो नंबर होते हैं, वो लिखे जाते हैं राइट साइड के अंदर। ऐसा बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है। तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है? लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। और नंबर का जो अलाइनमेंट होता है वो कौन सा होता है? राइट अलाइनमेंट होता है। ध्यान रखनी है चीज। अब आप मुझे बताओगे, एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। जैसे मैंने एक सेल के अंदर, जैसे एक सेल है, ठीक है, ये आपकी सेल है, छोटी छोटी सेल है सारी। एक सेल के अंदर मैंने नाम लिखा वेद, फिर एक नाम लिखा मैंने नरेश, फिर एक नाम लिखा मैंने निशांत, या मैंने कोई अपना मोबाइल नंबर लिखा, ठीक है। कोई मोबाइल नंबर लिखा, या मैंने लिखा अपना एक आधार कार्ड नंबर, आधार नंबर, या मैंने क्या लिखा? आधार नंबर लिखा। अब ये जो वेद लिखा है, कितने करेक्टर है इसके अंदर? 3 करेक्टर हैं। नरेश जो लिखा है नाम, इसमें कितने करेक्टर हैं? 6 करेक्टर हैं। निशांत नाम लिखा है, इसके अंदर कितने करेक्टर हैं? 7 करेक्टर हैं। मोबाइल नंबर लिखा है, इसमें कितने करेक्टर लिखे हैं? 10 लिखे हैं। आधार नंबर होता है, उसमें कितने होते हैं? 12 डिजिट होती है। इसी प्रकार से आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि एक सेल के अंदर, एक सेल के अंदर हम कितने करेक्टर्स लिख सकते हैं? एक सेल है, इसमें हम कितने करेक्टर लिख सकते हैं? जैसे मैंने 3 लिखे हैं,
अगर बड़ा हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कोई मोबाइल नंबर लिखूंगा 10 डिजिट का हो जाएगा, आधार नंबर लिखा है तो 12 डिजिट का हो गया, या अपना कोई मैं एड्रेस लिख रहा हूं प्रॉपर एक मैं एड्रेस लिख रहा हूं 20 या 30 कैरेक्टर्स के अंदर, ठीक है। तो आप मुझे बताना है कि एक सेल के अंदर कितने कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं, मैक्सिमम कैरेक्टर की सेल की रेंज कितनी होती है, कि एक सेल की बात कर रहा हूं मैं, एक पर्टिकुलर सेल के अंदर कितने कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं, उसकी रेंज कितनी होती है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं आपको और उसके बाद क्लियर करूंगा कि आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। क्वेश्चन समझ में आया आपको? चलिए, अब आपको मैंने बताया सेल क्या होता है एड्रेस, जैसे ये B4 है, इसका एड्रेस क्या हो जाएगा D5 हो जाएगा, इसका एड्रेस हो जाएगा E2 हो जाएगा। रेंज का मतलब होता है, जैसे मैंने यहां पर नंबर लिखा 5329 नंबर लिखा मैंने यहां पे। अब मुझे इन नंबर का क्या करना है, टोटल करना है, सम करना है, तो मैं यहां पे इस सेल पर क्या लगाऊंगा, फंक्शन अप्लाई करूंगा। क्या अप्लाई करूंगा, फंक्शन अप्लाई करूंगा। टोटल करने के लिए कौन सा फंक्शन अप्लाई करेंगे, सम फंक्शन। मैंने यहां फंक्शन अप्लाई किया इक्वल टू सम। अब मैंने अगर यहां पे ये लिख दिया 5329 और एंटर करूंगा तो इसका रिजल्ट आएगा 5 + 8 10 और 19। 19 जैसी एंटर करेंगे रिजल्ट हमारा यहां पर 19 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा, बिल्कुल सही रिजल्ट आएगा, 19 आएगा। लेकिन मैंने सम किया है, वो किसका किया है, पर्टिकुलर नंबर्स का सम किया है। मैंने नंबर्स क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। बाई चांस मान लो मुझे पता चला यहां पर 5 नहीं लिखना था, यहां पर लिखना था 6, क्या यहां पर चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। क्या यहां पर चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहां पर जो फंक्शन लगाया है उसमें मैंने पर्टिकुलर क्या दे दिए हैं, नंबर दे दिए हैं। तो अगर आप किसी चीज को रेंज के रूप में देना चाहते हो तो हम क्या देंगे, वहां पर सेल का एड्रेस देंगे। तो इसको अगर मैं रेंज के रूप में लेना चाहूं तो मुझे टोटल करना है, किसका करना है, B1 से लेकर B4 तक के नंबर का क्या करना है, ये B1 ये बी सॉरी दोबारा बना देता हूं इसको मैं। ये हमारा ए है, ये बी है, सी डी ई, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारी सेल का एड्रेस है। मान लीजिए मैंने यहां पर नंबर लिखा हुआ है 32952, इनका मुझे यहां पर क्या चाहिए, सम चाहिए, टोटल चाहिए। तो मैंने क्या किया, इक्वल टू सम लगा दिया। मैं लिखा 3,2,9,5,2 और एंटर किया। तो इनका मुझे क्या आ जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 + 2 5, 5 + 4 10, 19 और 21। मुझे बाद में पता चला कि मैंने यहां पर 3 नहीं लिखना था, गलती से 3 लिखा गया, एक्चुअल में यहां पे नंबर आना था 6। क्या यहां पर टोटल के अंदर चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो मैंने फॉर्मूला लगाया था ना, फंक्शन जो लगाया था, वो क्या लगाया था, पर्टिकुलर नंबर्स का लगा दिया था। मैंने जो नंबर थे ना वो फिक्स कर दिए थे। तो कभी भी आपको अगर एक्सेल के अंदर कोई फंक्शन अप्लाई कर रहे हो तो हमेशा सेल के अंदर रेंज देनी है, आपने सेल का एड्रेस देना है। उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका बेनिफिट आपको मैं भी बताता हूं। अभी आपने देखा कि इनका सम आया 21, लेकिन जैसे नंबर चेंज किया, क्या यहां पर चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। तो रेंज देने का मतलब क्या होता है, इसकी रेंज क्या होगी, जैसे ये बनेगा C1, ये C2, C3, C4, C5। तो मेरे को टोटल करना है C1 से लेकर C5 तक के नंबर का। ध्यान रखना ये कॉलन है, इसका यूज इसका यूज
रेंज को लेने के लिए किया जाता है। रेंज अगर आपने जैसे C1 से लेकर और C5 तक के नंबर्स का सम करना है तो C1 ये जो लगाया है कॉलन, इसका मतलब होता है रेंज, कि मुझे C1 से लेकर C5 तक के बीच में जितने भी नंबर्स हैं या जितनी भी वैल्यूज लिखी हैं उन सभी का क्या करना है, सम करना है। और जैसे ही आप एंटर करोगे आपके सामने क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 6 + 2 8, 16 17 18 19 24, आपके सामने आंसर आ जाएगा 24। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा, ये क्यों लेना पड़ता है। मान लीजिए आपको पता चला कि यहां पर 5 नहीं लेना था, यहां पे मुझे लेना था 7। जैसे ही 7 लिखोगे एंटर करते ही यहां पर भी अपने आप रिजल्ट क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने क्या दे दिया, सेल का एड्रेस दे दिया है। अब एड्रेस का मतलब क्या है कि अगर मैंने पर्टिकुलर नाम लिखा, जैसे मान लीजिए घर में शादी का कार्ड आता है, इनविटेशन कार्ड आया, उस पे नाम लिखा हुआ था कि रमेश कुमार, रमेश कुमार। तो अब शादी में कौन जाएगा, पर्टिकुलर पर्सन का नाम दे दिया, रमेश कुमार ही क्या जाएगा, शादी के अंदर जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने रमेश कुमार का नाम ना देकर उन्होंने लिख दिया कि गुप्ता फैमिली, ठीक है, या शुक्ला जी फैमिली सह परिवार, तो उसका मतलब क्या है कि उनके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी मेंबर हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, शादी में आएंगे। वही बात यहां पर है कि अगर आपने पर्टिकुलर नंबर दे दिया तो सिर्फ उसी का वो क्या करेगा, सम करेगा। लेकिन अगर आपने रेंज दे दी तो उन सेल के अंदर जो भी वैल्यू लिखी होगी ना, ये उसका क्या करेगा, टोटल करेगा, उसका फंक्शन अप्लाई करेगा। इसीलिए हमेशा क्या देनी है, रेंज देनी है। क्वेश्चन पूछा भी गया है, एग्जाम का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था कि नंबर लिखे हुए थे ऐसे, ए के अंदर लिखे हुए थे नंबर, कि ए से, ए में 1 नंबर रो से 10 नंबर रो तक के नंबर्स का टोटल करने के लिए, कॉलम आपका ए है और रो आपकी 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का टोटल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही फंक्शन है, कौन सा सही फंक्शन है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए थे इस प्रकार से। फर्स्ट ऑप्शन था जैसे इक्वल टू सम A1 से लेकर A10 तक। सेकंड फंक्शन था इक्वल टू सम A1 से लेकर A10 तक। थर्ड था इक्वल टू टोटल A1 से लेकर A10 तक। और फोर्थ था इक्वल टू सम A1 से लेकर A, क्वेश्चन से रिपीट कर देता हूं मैं, ऑप्शन आपके सामने है कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का सम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन हम अप्लाई करेंगे। इक्वल टू सही है, सभी के अंदर आ रहा है, सही है। सम आ रहा है, ये टोटल आपको बताया था, टोटल का यूज नहीं करते हैं, सम का ही यूज करते हैं टोटल करने के लिए, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद A1 से आपको बताया हमेशा क्या देना है, सेल का एड्रेस, तो 1 से करना है तो A1 से, सही है। कहां तक करना है, A10 तक करना है, मतलब 1 से लेकर 10 तक के अंदर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन सभी का मुझे क्या करना है, टोटल करना है। तो इसको तो ऐसे लिखते नहीं, A1 से A10 तक इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, ध्यान रखना कभी भी ये। अगर ये लिखा मिल जाए A1, A10, इसका मतलब क्या होगा कि ये सिर्फ A1 वाले नंबर का करेगा और ये अगर 10 है तो A10 वाले नंबर का क्या करेगा, टोटल करेगा। कोमा का मतलब क्या हो जाएगा, ये सिर्फ A1 में लिखी वैल्यू प्लस A10 में लिखी हुई वैल्यू का क्या करेगा, सम करेगा। तो ये भी नहीं होगा, टोटल आपको पता है वैसे ही नहीं आता, तो बचा क्या, इक्वल टू सम A1
रेंज के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, कॉलन का यूज करते हैं। लिखा है मैंने आपको कॉलन का यूज, इसका यूज रेंज को लेने के लिए किया जाता है। वो चाहे रेंज आपकी कॉलम के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, चाहे रो के अकॉर्डिंग भी हो सकती है। मान लीजिए मैंने कहा कि बी से लेकर और ए से लेकर डी तक के नंबर्स का मुझे क्या करना है, टोटल करना है। मान लीजिए यहां पे लिखा 5 3 2 1, इनका सम करना है मुझे इस सेल के अंदर। तो क्या फंक्शन लगाएंगे, इक्वल टू सम, सम लगेगा फंक्शन। रेंज है A2 से लेकर कहां तक करना है, D2 तक करना है। तो क्या लगाएंगे यहां पर, A2 रेंज के लिए क्या लगाते हैं, कॉलन, और D एंटर करोगे तो क्या करेगा, A2 आ गया, B2 हो गया, C2 हो गया, D2 हो गया। अगर आप कोमा लगाना चाहो तो कोमा भी लगा सकते हो, और रेंज के लिए क्या लगाते हैं, कॉलन का यूज करते। जैसे ही एंटर करोगे यहां पर उसी का क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 2 12 और 1 13। यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा 13, सॉरी 5 चाहिए, 2 काउंट कर लिया। समझ आया आपको ये। तो रेंज हम डिफाइन करते हैं, जब भी हम कहीं लगाएंगे फंक्शन तो रेंज लिखते हैं। उससे बेनिफिट यही होता है कि अगर उस सेल के अंदर कभी भी चेंज करेंगे वैल्यू, तो हमें फंक्शन के अंदर बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कोमा लगाएंगे। अगर मैंने ये करा, यहां पर अगर मैंने A2 कोमा D2 लगा दिया तो क्या होगा साथियों, ये A2 का और सिर्फ D2 का क्या करेगा, टोटल करेगा। ध्यान रखना, A2 और D2 वाले नंबर का ही क्या करेगा, सम करेगा। समझ आई आपको ये चीज, रेंज वाली। कॉलम पता चला आपको, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपको ये पता चला होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर में देखोगे आपको मिल जाएंगे, बैंक के अंदर ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, कर लीजिए नोट। अब आता है कि मैंने यहां पर क्या लगा दिया, फंक्शन लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया। अब जो ये फॉर्मूला या फंक्शन जो मैंने लगाया है ये कहां पर शो होता है, कैसे पता चलता है कि मैंने इस सेल के अंदर ये फंक्शन लगाया हुआ है। जैसे मान लीजिए मैंने बनाई हुई है, एक्सेल की शीट है ये, यहां मैंने कुछ नंबर लिखे 2 3 4 5, यहां मैंने कुछ नंबर लिखे 1 3 6 9 2। क्लियर, यहां पर मैंने फंक्शन लगा दिया। कौन सा फंक्शन लगा दिया, इक्वल टू सम, और मैंने एड्रेस दे दिया A2 से लेकर D2 तक के नंबर का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। और यहां पे क्या आ जाएगा, सम। अब यहां मुझे इनका सम नहीं निकालना, यहां मुझे इनका निकालना है काउंट, इक्वल टू काउंट। काउंट करा, इसको काउंट करना है B1 से लेकर और B5 तक। काउंट करते ही 1 2 3 4 5, आंसर आ जाएगा 5। सम करा 5 5 10 और 4। ध्यान रखना, जहां पर जिस सेल पर हमने फंक्शन अप्लाई किया है, जैसे ही एंटर करेंगे उसी सेल पर उसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब यहां पर 14 आ गया, यहां पर आ गया 5 आ गया। अब मुझे क्या पता चले, मान लो मुझे बाद में देखना पड़े कि मैंने यहां पर कौन सा फंक्शन अप्लाई किया है, यहां पर कौन सा फंक्शन अप्लाई किया है। मान लो 5 आ गया, पता नहीं 5 आया कैसे, ये पता करना हो कि यहां पर कौन सा फंक्शन अप्लाई किया है मैंने। तो इसके बारे में हमें कौन बताता है, मतलब हम अगर कर्सर लेकर आए यहां पर अपना, तो ये सेल क्या हो जाएगी, एक्टिव सेल हो जाएगी।
एक्टिव सेल के अंदर हमने जो भी फंक्शन अप्लाई किया हुआ है वो कहां पर शो होता है। एग्जाम का क्वेश्चन है, दोबारा फिर सुन लीजिए। एमएस एक्सेल की शीट के सेल के अंदर अगर हमने कोई फंक्शन अप्लाई किया हुआ है, कोई फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, तो वो कहां पर या कौन सी बार पर शो होता है? तो वो शो होता है फॉर्मूला बार पर। ध्यान रखना है, फॉर्मूला बार पर क्या होता है साथियों? शो होता है। कौन सा? जो भी हमने फॉर्मूला लगाया, जहां पर मान लीजिए हमारा कर्सर है, यहां पर कर्सर यहां पर होते ही ये सेल हमारी क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी। आपको बताया था मैंने, काफी सारी सेल है, हम सभी सेल पे एक साथ काम नहीं कर सकते, एक टाइम पे एक सेल पर काम कर सकते हैं। तो जो सेल हमारी काम कर रहे हैं उस सेल को क्या कहते हैं? एक्टिव सेल कहते हैं। क्लियर ये चीज? अब यहां पर मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है, कोई फंक्शन लगाया हुआ है, तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फंक्शन लगाया हुआ है, इसकी एक्टिव सेल की इंफॉर्मेशन मुझे कौन देता है? फॉर्मूला बार देता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है। फिर बोल देता हूं, अगर किसी सेल के अंदर कोई फंक्शन या फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, वो कहां पर शो होता है? फॉर्मूला बार पर शो होता है। कहां पर शो होता है साथियों? फॉर्मूला बार पर शो होता है। कहां पर होता है? फॉर्मूला बार पर शो होता है। यहां पर होती है इसके ऊपर, कॉलम के ऊपर, यहां पर होती है नेम बॉक्स। अभी आपको बताया मैंने, जो सेल एक्टिव है उसका एड्रेस कहां पर शो होता है? नेम बॉक्स में शो होता है। नेम बॉक्स के राइट साइड में क्या होती है? फॉर्मूला बार होती है। नेम बॉक्स के राइट साइड में क्या होती है? फॉर्मूला बार होती है, जहां पर एक्टिव सेल के अंदर जो हमने फॉर्मूला लगाया है उसका फॉर्मूला शो होता है। ध्यान रखना है साथियों, ये चीज कहां पर शो होता है? फॉर्मूला बार में शो होता है। कहां पर शो होता है बालकों? फॉर्मूला बार पर शो होता है। कौन सा? एक्टिव सेल का जो भी हमने वर्किंग की है वो कहां पर शो होती है? फॉर्मूला बार पर शो होती है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं और एक्सेल के अंदर यही चीजें बार बार पूछी गई हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं, हजारों बार क्वेश्चन पूछे गए हैं ये अलग अलग एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि एक्सेल के अंदर छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, एक्टिव सेल की जो है वर्किंग वो कहां पर शो होती है? फॉर्मूला बार पर शो होती है। एक चीज ध्यान रखना, अगर फॉर्मूला बार पर देखोगे, मान लीजिए एक्टिव सेल है मेरा ये फंक्शन पे, तो यहां पर उस फंक्शन का फॉर्मूला दिखाएगा। ध्यान रखना, उस एक्टिव सेल का क्या दिखाएगा? फॉर्मूला दिखाएगा, फंक्शन दिखाएगा। अगर यही एक्टिव सेल हमारी यहां पर है, 2 पर है, तो यहां पर हमें सिर्फ उस एक्टिव सेल की वैल्यू दिखाएगा। क्या दिखाएगा? उसकी वैल्यू दिखाएगा, ओनली फॉर। ये चीज ध्यान रखना, अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला दिखाएगा, अदरवाइज क्या दिखाएगा? उसकी वैल्यू दिखाएगा। अब एक चीज आती है, मान लीजिए आपने यहां पर नाम लिखा कोई निशांत, आपने एक सेल के अंदर नाम लिखा जैसे निशांत, लिख दिया नाम। अब आपने लिखकर एंटर कर दिया, लेकिन आपको बाद में ध्यान आया कि मुझे निशांत के साथ आगे गोयल भी लिखना था। अब जैसे ही आप उस सेल पर वापस जाकर जी लिखोगे ना, पहले वाला जो नाम है वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैं फिर क्या कह रहा हूं। आपने एक सेल के अंदर नाम लिखा, जैसे नाम लिखा निशांत, और एंटर करके नेक्स्ट सेल पर आप चले गए। बाद में आपने करेक्शन वगैरह करी तो ध्यान आया कि पूरा नाम लिखना है निशांत गोयल। अब आपने जैसे ही वापस पिछले वाले सेल पर गए और जैसे ही आपने प्रेस किया जी, तो पहले वाला जो नाम लिखा हुआ था वो क्या हो जाएगा? वहां से हट जाएगा। तो मैं चाहता हूं वो हटे नहीं, वहां पर उसके आगे ही क्या आ जाए? नाम लिखा जाए। तो इसके लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं, वो शॉर्टकट की होती है F2। वो शॉर्टकट की होती है F2। या तो आप फॉर्मूला बार पर क्लिक करके जहां पर आपको करना है उसके आगे लिखना है, जिस नाम से आगे आपको लिखना है, फॉर्मूला बार पर क्लिक करके आप वहां पर उसे लिख सकते हो। या कहना चाहे, अगर कुछ सेल के अंदर
एडिटिंग करनी है तो एडिटिंग आप कहां पर कर सकते हो, फॉर्मूला बार पर उसकी एडिटिंग कर सकते हो। मतलब कुछ कट करना है, कुछ कॉपी करना है, कुछ पेस्ट करना है, तो एडिटिंग आप कहां पर कर सकते हो, फॉर्मूला बार पर कर सकते हो। या उसकी शॉर्टकट की बात करूं मैं, तो उसकी शॉर्टकट की होती है F2 होती है। जैसे ही आप F2 प्रेस करोगे, आपके सामने यहां पर एक ब्लिंक करता हुआ कर्सर आ जाएगा। अब आपको उस कर्सर को लेफ्ट राइट करके जहां भी आपने नेम के करेक्शन करनी है, वहां पर उसे करेक्शन कर सकते हो। ध्यान रखना है, वहां पर आप उसकी क्या कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। अब आपने करेक्शन कर ली, नाम लिखा हुआ था निशांत, करेक्शन करनी थी तो मैंने क्या प्रेस करा, F2 प्रेस कर दिया और मैंने आगे क्या लिख दिया, गोयल लिख दिया। अब मैंने करेक्शन कर दी, करेक्शन करने के बाद अगली लाइन पर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एंटर। अगर आपकी जो करेक्शन थी, जो एडिटिंग थी, एडिटिंग करने के लिए F2 प्रेस करते हैं। एडिटिंग अगर आपकी कंप्लीट हो गई है, अगर आपकी एडिटिंग कंप्लीट हो गई है तो क्या प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। दोबारा फिर देख लीजिए, यहां पर मैं लिख देता हूं, एडिटिंग अगर आपको करनी है तो एडिटिंग के लिए आप क्या यूज करोगे साथियों, F2 बटन का क्या करोगे, यूज करोगे। एडिटिंग कर ली अगर आपने, तो उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, नेक्स्ट लाइन पर आने के लिए, या फिक्स कर दे, उसको फिक्स करने के लिए, फिक्स करने के लिए इसका यूज करेंगे, एंटर की का यूज करेंगे। एंटर करते ही वो एडिटिंग आपकी क्या हो जाएगी, अब फिक्स हो जाएगी। समझ में आई आपको चीज, ये एडिटिंग क्या हो जाएगी आपके साथियों, फिक्स हो जाएगी। आशा करता हूं आपको यहां पर समझ में आया होगा काफी कुछ। दोबारा फिर देख लीजिए, आज हमने जो बात करी, एक्सेल के अंदर शीट होती है वर्कबुक। एक्सेल ओपन करते ही जो हमारे सामने विंडो ओपन होती है उसे क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं साथियों, वर्कबुक कहते हैं। एक्सेल ओपन होने पर इसे क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। एक्सेल की जो ओपन होती है शीट, उसे क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। या कलेक्शंस ऑफ शीट, जो शीट का जो कलेक्शंस होता है वो क्या कहलाता है, वर्कबुक कहलाता है। एक वर्कबुक के अंदर क्या होती है, शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो वर्कबुक के अंदर क्या होती है, शीट्स होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। बाय डिफॉल्ट कितनी शीट ओपन होती है, 3 शीट ओपन होती है। बात आई यहां पर, नाम आया एक वर्कशीट। वर्कशीट, वर्कशीट को स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है साथियों, ध्यान रखना है। वर्कशीट को स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है। वर्कशीट को स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट। तो ध्यान रखना है, स्प्रेडशीट के नाम से किसे जाना जाता है, तो स्प्रेडशीट के नाम से वर्कशीट को जाना जाता है। इसके हमने बात की रो एंड कॉलम की, एंड रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। हर सेल का अपना होता है एक सेल एड्रेस होता है। एड्रेस में पहले आता है कॉलम का एड्रेस और इसके बाद रो का एड्रेस। जो सेल हमारी काम कर रहे हैं जिस सेल पर, उस सेल को क्या कहते हैं, एक्टिव सेल कहते हैं। एक्टिव सेल के अंदर टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट साइड में और न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा राइट साइड में लिखी जाती है। हमेशा मतलब अलाइनमेंट ऐसा होता है, चेंज करना चाहो आप इसे कर सकते हो। इसके बाद अगर बात करें तो हम क्या अप्लाई करते हैं, फंक्शंस अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जिस भी सेल के अंदर हमने फंक्शन या फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है वो कहां पर पता चलता है हमें, वो पता चलता है हमें फॉर्मूला बार के अंदर पता चलता है। एक्टिव सेल के अंदर अगर हमें कोई एडिटिंग करनी है तो एडिटिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर्मूला बार का यूज करते हैं या शॉर्टकट की यूज करते हैं F2। अगर हमने वो एडिटिंग कंप्लीट कर ली है तो एडिटिंग कंप्लीट करने के बाद हम किसका यूज करते हैं, एंटर की का यूज करते हैं। और ये होता है एंटर की का सिंबल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एंटर की का यूज करते हैं। समझ में आई आपको ये चीज। और एक्सेल के अंदर जो वर्कशीट होती है उस वर्कशीट को किस नाम से जाना जाता है, तो स्प्रेडशीट के नाम से उसे साथियों जाना जाता है।